इतनी छोटी उम्र में, जहाँ मैं 10 साल की ही थी, मेरी शादी हो जाएगी। मुझे कहा, बेटा ऐसा नहीं होता है। आपको पता है आपकी शादी हो गई है, अब आपके जितने भी डिसीजंस होंगे, वो आपके इन-लॉज़ के होंगे। मेरे इन-लॉज़ ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, हमें पढ़ी लिखी लड़की अपने घर पे चाहिए ही नहीं। मैं उन्हें बिना बताए घर से निकल गई। नमस्ते, मैं कैप्टन संगीता और आज मैं आपको अपनी कहानी बताने वाली हूँ। मैं आपको लेके चलती हूँ एक छोटे से गाँव में, जो हरियाणा में है। मेरा गाँव भैरोला है और हम उस फैमिली में मेरे 5 बहन-भाई और मेरे मम्मी और पापा हैं। मेरे पापा एक छोटे से किसान हुआ करते थे और वही हमारे घर की आजीविका चलाते थे। मैं हमेशा से सोचा करती थी, जब भी कभी मैं किसी प्लेन को देखती और मुझे लगता कि कैसे उड़ता होगा ये? क्या होता होगा इसमें? लेकिन जब मेरे पड़ोस में ही एक भैया इस कोर्स को करने लगे, तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा। एक दिन मैंने ऐसे ही उनसे पूछा कि किस तरह से होता है ये कोर्स और क्या-क्या चाहिए होता है? तो उसने मुझे बच्चा समझ के ऐसे ही बोल दिया कि नहीं, नहीं लड़कियाँ नहीं करती हैं ये कोर्स। तो ये ज़िद और पक्की हो गई और मैं सोचने लगी कि नहीं, नहीं अब तो करना ही है। मैं 5th क्लास में थी और तभी हमारे घर की आर्थिक स्थिति और खराब हुई, क्योंकि मेरे पापा का एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मेरे पापा के एक पैर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई एंड डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि हमें इसकी सर्जरी करानी चाहिए। मेरी मदर ने बहुत कोशिश करके अपनी ज्वेलरी बेच के, सब करके सर्जरी को कराया। सर्जरी कराने के बाद में मेरे पापा वैसे तो ठीक हो गए, लेकिन कुछ टाइम के लिए व्हीलचेयर पे आ गए, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी रही नहीं। आपको पता ही है, छोटे गाँव में लोग इस तरह से ही सुझाव देते हैं कि आप ठीक नहीं हो, व्हीलचेयर पे अभी आप हो, आपकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी है नहीं, तो आपको शायद ये कर लेना चाहिए कि आप अपनी तीनों बेटियों की शादी एक साथ ही कर दें। मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि मेरे पापा वो बात उन लोगों की ऐसे सुनेंगे और इतनी छोटी उम्र में, जहाँ मैं 10 साल की ही थी, मेरी शादी हो जाएगी। नेक्स्ट डे जब मैं और मेरे भाई-बहन स्कूल जा रहे थे, आर्थिक स्थिति खराब तो थी, ये तो मुझे पता था, लेकिन इतनी खराब है ये मुझे तब एहसास हुआ, जब एक दिन मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे ऑटो रिक्शा के लिए किराया दे दो। और मेरी माँ ने जवाब देते हुए कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम रोड तक चलो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। तो हमें लगा शायद वो बार्गेनिंग करेंगी ऑटो रिक्शा वाले से और पैसे कम कराएँगी। शायद उनके पास उतने पैसे ना हों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब हम रोड पे पहुँचे और उन्होंने ऑटो रिक्शा रुकाया, तो उन्होंने ऑटो रिक्शा वाले को बोलते हुए कहा कि क्या तुम मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ सकते हो? मेरे पास किराया तो है नहीं, लेकिन मेरे खेत में एक छोटा-सा ये लौकी लगा हुआ था, तो मैं ये ले आई हूँ, आप ये ले जाके मेरे बच्चों को छोड़ दो। जब मेरी मदर ने ये बात ऑटो रिक्शा वाले से बोली, तो मैं शॉक थी। मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है कि मेरी मम्मी हमारे किराए के ₹20 तक अरेंज नहीं कर पाएँगी। मुझे उस टाइम पे बहुत शर्मिंदगी भी महसूस हुई और जितना टाइम मैं उस रिक्शे में बैठी रही, मेरा सर नीचे ही रहा। मुझे लगा जैसे लोग मुझे देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा आर्थिक स्थिति आज के टाइम में किसकी खराब होती है। लेकिन उस टाइम मुझे ऐसा भी लगा कि शायद मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, जिससे मेरे पेरेंट्स की ज़िंदगी ठीक हो सके, हमारी ज़िंदगी ठीक हो सके। कुछ समय बीता और मेरे पापा ने वही उन लोगों की कही हुई बात पे शायद अपने आप को मना लिया था और उन्होंने कोशिश की हमसे भी बात करने की कि अगर हम तीनों लोगों की शादी एक साथ एक घर में कर दी जाए। लेकिन मैं इस चीज़ के लिए कभी रेडी नहीं थी। मैं सिर्फ़ 10 साल की थी और उस समय तो ये भी नहीं पता था मुझे कि शादी का मतलब क्या होता है। और उस समय जब भी मैं कभी टीवी देखा करती, तो एक डॉक्यूमेंट्री आया करती, जो कि कल्पना चावला के उस ऊपर थी। तो जब भी मैं उसे उन्हें देखा करती, तो मुझे लगता कि अगर ये एस्ट्रोनॉट बन सकती है, तो मैं पायलट क्यों नहीं बन सकती? और शायद मुझे पहले से ही ये लगता था कि मैं बन सकती हूँ, लेकिन आर्थिक स्थितियों की वजह से मैं अपने आप को दबा हुआ महसूस करती थी। और जब शादी वाली बात मेरे पापा ने वहाँ रखी, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ खत्म ही हो गया है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की और मैंने अपने पिता के सामने अपना सपना रखा कि नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं पायलट बनना चाहती हूँ। पिता को मेरे सपने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति से थी। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वो जब किराए के ₹20 तक इकट्ठे नहीं कर सकते थे, तो पायलट बनने वाला सपना तो बहुत दूर था। मेरे पिता ने डिसाइड किया और हम तीनों बहनों की शादी एक साथ एक घर में कर दी गई। जब शादी की गई, तो मुझे लगा कि शायद मेरे सारे सपने यहीं पे ही खत्म हो गए हैं। लेकिन हरियाणा में एक रिवाज और भी है कि शादी तो कर दी जाती है, लेकिन ऐसा माना जाता है जब तक वो 18 साल का बच्चा हो या लड़की हो, तो उसको
तो वह अपने माता-पिता के घर ही रहेगी। तो मैं अपने माता-पिता के घर ही थी और मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। जब मैंने 12th क्लियर करी और मैं 18 साल की हुई, तो मेरे पिता ने मेरे ससुराल वालों को बोला कि अब आप ले जाइए। तो मैंने फिर एक बार अपने पिता के सामने ये बात रखी कि मैं अभी जाना नहीं चाहती हूँ, मैं पायलट बनना चाहती हूँ। लेकिन पिता ने बात को दबाते हुए और समाज के बारे में सोचते हुए मुझे कहा, "बेटा ऐसा नहीं होता है। आपको पता है आपकी शादी हो गई है, अब आपके जितने भी डिसीज़न्स होंगे, वो आपके इन-लॉज़ के होंगे। अगर वो कहते हैं कि आप पायलट बन सकते हो, तो मैं उनसे बात कर लूँगा। लेकिन अगर उन्होंने मना किया, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊँगा। मेरी तरफ से मैं आपकी शादी कर चुका हूँ और आप जो भी डिसीज़न लोगे, अब उनके लिए पहले आपको उनसे पूछना होगा।" मैंने कोशिश की फिर से और मैंने अपने पापा को बोला कि आप उनसे ही क्यों नहीं पूछ लेते हो? शायद वो हाँ बोल दें। लेकिन जब उनसे पूछा गया, तो उन्होंने बोला, "नहीं, हमें ऐसी लड़की नहीं चाहिए अपने घर में कि जो जॉब करती हो, जिसको पढ़ना है आगे, हम पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कराएँगे।" बस यही ज़िद थी। मैं चाहती थी कि मैं पायलट बनूँगी, वो चाहते थे कि मैं जॉब ना करूँ। इसके चलते हुए मेरे पापा ने आगे मुझे पढ़ने के लिए मना कर दिया। तो जब लास्ट में मेरे पिता नहीं माने तो मैं उन्हें बिना बताए ही घर से निकल गई। और घर से निकलने के बाद जब मैं दिल्ली आई, तो मुझे इतना पता था कि मैं पायलट बनना चाहती हूँ, बट मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ? तो मैं रेलवे स्टेशन पे बहुत टाइम तक बैठी रही और सोचती रही कि मैं घर से तो निकल गई हूँ, लेकिन मेरे पास जाने के लिए कुछ है नहीं, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ? तभी मुझे याद आया कि मेरे मामा जी भी दिल्ली में ही रहते हैं और मैंने सोचा शायद मैं कुछ टाइम के लिए उनके घर अगर रहती हूँ और कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लेती हूँ, तो शायद मेरे को कोई रास्ता मिल जाए आगे बढ़ने का, कुछ करने का। मैं बिना सोचे-समझे मामा जी के घर चले गई और वहाँ जाने के बाद मैंने कुछ कॉलेजेस के बारे में सर्च किया, जिनमें से एक बनस्थली विद्यापीठ भी है, जो गर्ल्स के लिए है। मुझे लगा अगर मैं गर्ल्स कॉलेज चूज़ करूँगी तो मेरे पापा शायद ज़्यादा जल्दी मान जाएँ और मुझे अलाउ कर दें। बनस्थली का एंट्रेंस देने के बाद में कुछ टाइम तक वेट किया मैंने और मुझे पता चला कि मेरा एंट्रेंस क्लियर हो गया था। जब एंट्रेंस क्लियर हुआ तो मैंने अपने पापा से फिर से बात करने की कोशिश करी। उन्हें मेरे से वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते थे कि मैं पढ़ूँ, लेकिन समाज के बारे में वही फिर से उन्होंने सोचा, इन-लॉज़ के बारे में सोचा, क्योंकि मेरे इन-लॉज़ कभी चाहते ही नहीं थे कि मैं नौकरी करूँ। इन सब चीज़ों को सोचते हुए वो चुप ही रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन मैं विद्यापीठ चली गई और वहाँ पे मुझे एक स्कॉलरशिप के लिए भी बोला गया कि मुझे कुछ स्कॉलरशिप मेरे कोर्स के लिए मिल जाएगी। मैंने बनस्थली विद्यापीठ का एडमिशन अपनी एरोनॉटिकल डिग्री के लिए फ़िल किया था। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे पता चला कि यहाँ पे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए कोई कोर्स है ही नहीं। मैं बहुत खुश थी कि शायद मैं बाहर निकल गई हूँ तो अब मैं कुछ बन ही जाऊँगी। लेकिन फिर वहाँ जाके पता चला कि जब ये कोर्स यहाँ है ही नहीं तो मैं यहाँ क्या करूँगी? और अगर मैं पायलट भी बनना चाहती हूँ तो उसके लिए रनवे का अवेलेबल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो जब ये सारी चीज़ें मुझे वहाँ पता चली कि रनवे नहीं है, रनवे का लाइसेंस लैप्स हो गया है एंड मुझे सिर्फ़ वहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 6 मंथ तक वहाँ बैठी रही। ना मेरा एसपीएल हुआ, ये एक लाइसेंस होता है जिससे आप अपनी फ्लाइंग स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि मैं वापस आऊँगी। जब मैं दिल्ली वापस आई और घर पे पता चला कि मैंने बनस्थली छोड़ दिया है, तो मेरे फ़ादर काफ़ी टाइम से मेरे से बात नहीं कर रहे थे। लेकिन जब उन्हें ये सारी चीज़ें पता चली तो उन्होंने मेरे से फिर एक बार पूछा कि, "अभी भी मौका है बेटा, तुम जाना चाहती हो अगर इन-लॉज़ के घर तो तुम जा सकती हो।" मैंने अपने पापा से कहा कि मुझे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं बस ये चाहती हूँ कि वो मुझे आगे पढ़ने दें, मेरी नौकरी करने दें। और इस बात पे मेरे इन-लॉज़ ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, हमें पढ़ी-लिखी लड़की अपने घर पे चाहिए ही नहीं। कुछ टाइम बीता, लोगों ने घर वालों से बोलना स्टार्ट किया क्योंकि मैं घर से जब निकली थी तो मैं ये बोल के निकली थी कि 2 साल का कोर्स है और 2 साल में खत्म हो जाएगा और मैं घर आ जाऊँगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो लोगों ने मेरे घर वालों को बोलना स्टार्ट कर दिया कि देखना 1 साल के अंदर भाग जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। और अगर ऐसे लोग पायलट बन जाते ना तो सब पायलट बन जाते। और लोगों ने इस तरह से मेरे पेरेंट्स को बोलना स्टार्ट किया कि इतना पैसा कहाँ से लाएँगे? इसमें तो बहुत पैसा लगता है। लेकिन मैं कोशिश करती रही। मैंने कुछ स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम्स भी फ़िल किए। गवर्नमेंट ऑफ़िसेज़ में जाके भी बहुत बार पूछा। बहुत चक्कर लगाए गवर्नमेंट ऑफ़िसेज़ के, बहुत कोशिश की। ऑफ़िसर्स ने मेरे को बहुत बार बोला भी कि 1 महीने वेट करो, फ़ॉर्म्स आ जाएँगे, 2 महीने वेट करो, फ़ॉर्म्स आ जाएँगे। इस तरह करते-करते 2020 आ गया। मैं अपने एग्ज़ाम क्लियर कर चुकी थी अ, फ़ो पायलट की ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए और 2020 में फर्स्ट टाइम मेरे घर पे एक लेटर आया
एंड मेरे पेरेंट्स को लगा शायद ये स्कॉलरशिप का लेटर है, शायद इस स्कॉलरशिप के फॉर्म की कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, एंड दे वर हैप्पी। पर जब उन्होंने उस लेटर को ओपन किया, मेरे पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने किसी से उसको पढ़ाया, तो उन्हें पता चला कि वो सम्मन्स है, और सम्मन्स वो कोर्ट से थे। मेरे इन-लॉज़ ने हमें बिना बताए डाइवोर्स फाइल कर दिया। डाइवोर्स, वो भी एक ऐसी शादी के लिए जो चाइल्ड मैरिज थी। डाइवोर्स का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। मेरे पेरेंट्स इस चीज़ को देख के बहुत टूट गए। उनको लगा शायद मेरा घर खराब हो रहा है, ऐसा घर जो कभी बसा ही नहीं था। तो मेरे फादर ने मुझे कॉल किया और पूछा और बताया कि इस तरह से चीज़ें हो गई हैं। तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अगर समन्स आए हैं, विल रिप्लाई टू देम। तो मेरे पापा ने उनको कॉल किया, मेरी दोनों बहनें उसी घर में हैं। तो मेरे पापा ने उनको कॉल किया, उनको बोला कि अगर आपको नहीं रखना है इसको, तो आप हमसे सीधा डायरेक्ट बोल दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने लड़के की शादी कर लो। वैसे भी एक चाइल्ड मैरिज थी, तो वैसे भी मान्य नहीं है। लेकिन वो फिर भी अड़े रहे, नहीं हमें तो कोर्ट से ही फैसला चाहिए। और गाँव में ये सारी चीज़ें, किसी लड़की का कोर्ट तक जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, और शायद मेरे पेरेंट्स की भी ईगो यहाँ पे हर्ट हो गई। तो इस तरह से करते-करते जब वो नहीं माने, 3 साल तक हमारा केस चलता रहा, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि एक ऐसी फैमिली जो आप जिस घर में आप कभी गए भी नहीं हो, उससे पहले ही आपको कोर्ट तक ले जाकर खड़ा कर रही है। तो मुझे वर्थ इट नहीं लगा उस घर में रहना, और मुझे लगा शायद अगर मैं उस घर में अब चले भी गई, तो मैं उस तरह से नहीं रह पाऊँगी, और इतना कम्फ़र्ट मेरे को नहीं मिल पाएगा कि मैं अपनी चीज़ें उनके सामने रख पाऊँ। आई डिसाइडेड, और मैंने जो भी वो लेटर था, जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस उसमें लिखे हुए थे, मैंने उस पे साइन किया, और फाइनली मैं इस सब चीज़ से फ्री हुई। 2020 तक आते-आते मुझे इतना टाइम हो गया था कि जितने भी एग्ज़ाम मैंने पायलट की पढ़ाई के लिए किए थे, उनकी ड्यूरेशन होती है एक, वो ड्यूरेशन खत्म हो गई, और मेरे सारे पेपर खत्म हो गए। अब मेरे पास एक प्रॉब्लम नहीं थी, अब मुझे दोबारा से वो पेपर फिर से देने थे, और फिर से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी थी, और मैं अभी भी स्कॉलरशिप का वेट कर रही थी, बट स्कॉलरशिप का अभी भी कुछ हुआ नहीं। उसके बाद मैंने ट्राई किया कि मुझे शायद कुछ लोन मिल जाए, मैं बैंक जाऊँ, बैंक से शायद कोई लोन मेरे को अप्रूव कर दे, बट मेरी फादर की एज को देखते हुए उन्होंने लोन भी मेरा डिसअप्रूव कर दिया। लोन ना होने के बाद मैं शायद, मेरे को ऐसा फ़ील हुआ शायद ये चीज़ मेरे लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि मैं एग्ज़ाम कितने भी क्लियर कर लूँ, अगर मेरे पास उतना फाइनेंशियल स्टेटस मेरा होगा ही नहीं कि मैं अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाऊँ, तो फिर फ़ायदा ही क्या है इसका? उसी बीच मेरे फादर को भी इन-लॉज़ ने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करना स्टार्ट कर दिया था इन सब चीज़ों के लिए, और मेरे पापा को शायद अब ऐसा लग रहा था कि मेरा लिया गया डिसीज़न कुछ गलत नहीं है। मतलब अगर मैं कुछ बनना चाहती हूँ, तो शायद मैं सही ही हूँ अपनी जगह। तो पापा ने काफ़ी सोचने के बाद डिसाइड किया कि वो अपनी कुछ प्रॉपर्टी बेच देंगे मेरे लिए, और मेरा कोर्स कंप्लीट कराएँगे। तो पापा ने अपनी प्रॉपर्टी बेची, और मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी, और इतने सारी चीज़ों के बाद में, पेपर दोबारा देने के बाद में, मैं ट्रेनिंग स्कूल पहुँची, जहाँ मुझे बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर्स भी मिले, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्ट किया और मेरी हेल्प की। बाद में मुझे उसी कंपनी ने एज़ अ ट्रेनर स्पॉन्सर किया। नाउ आई एम एन इंस्ट्रक्टर, एंड आई डू फ्लाई फॉर अ प्राइवेट कंपनी, एंड आई इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स हाउ टू फ्लाई अ प्लेन। लास्ट में मैं यही कहूँगी, मैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स को थैंक्स कहना चाहती हूँ कि वो मेरी इस लड़ाई में हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने मुझे समझा, जहाँ आज के टाइम में मेरे जिस जिस एरिया से मैं आती हूँ, उस एरिया में लड़कियों को उतना नहीं समझा जाता है। मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मेरा साथ उतना छोड़ा नहीं, और मैं जो स्टॉक को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी लोगों तक पहुँचने की, लोगों तक अपने कहानी पहुँचाने की, और मैं थैंकफुल हूँ कि अगर लोग मेरी इस कहानी से कोई सीख ले सकते हैं, तो ये कहानी ज़रूर जानी चाहिए। और लोगों तक बस मेरा यही मैसेज है कि अगर आप जिद किसी चीज़ की रखते हो, तो आपको वो चीज़ मिल ही जाती है। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आप फाइनली उस डेस्टिनेशन पे ज़रूर पहुँचोगे जिस डेस्टिनेशन पे आप जाना चाहते हो।